नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा आज के अपने अगले व्याख्यान में फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो अपना चल रहा है उसी में अगली कड़ी में आज का हमारा विषय है काल विभाजन और नामकरण। हिंदी में लेखन जो साहित्य लिखा गया है उसका कार्य लगभग 9वीं शताब्दी से ही हमें मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताया भी था, 9वीं शताब्दी से लेकर के आज तक हिंदी साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है। यह जो साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया, इन लगभग 1100 सालों के साहित्य को व्यवस्थित करने के लिए हमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम साहित्य के इतिहास लिख करके इस इतने बड़े प्रचुर मात्रा में लिखे गए साहित्य को व्यवस्थित ना करें तो पढ़ने की दृष्टि से यह सुविधाजनक नहीं होगा। इसे पढ़ाने के लिए सुविधाजनक रूप से व्यवस्थित करने और काल खंडों में बांटने के हिसाब से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य जिस प्रकार हिंदी के अनेक विद्वानों द्वारा किया गया, उसी प्रकार काल विभाजन और उनके नामकरणों का प्रयास भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत के हिसाब से अलग अलग किया है। विभिन्न विद्वानों ने अपने ढंग से काल विभाजन किया और अपने हिसाब से ही उनके नामकरण भी किए हैं। आज इस विषय पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन के आधार हैं या जो युगों का विभाजन नामकरण जो किया गया है वो किस प्रकार किया गया है, क्या क्या उनके आधार हो सकते हैं, उस पर हम विचार करें तो हमें पता लगता है कि जो काल विभाजन के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधार माने हैं, उनमें से 4 प्रमुख आधार हमारे सामने निकल के आते हैं। सबसे पहला है कर्ता के आधार पर, यानी किसी युग विशेष में कौन सा साहित्यकार, कौन सा लेखक, कौन सा कवि विशेष प्रसिद्ध हुआ है जिसने उस पूरे युग को, पूरे उस कालखंड को प्रभावित किया है, तो उसके आधार पर भी नामकरण किए गए हैं। जैसे कि प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। ये इस कालखंड की विशेषता को तो नहीं बताते, लेकिन उस साहित्यकार और लेखक की प्रसिद्धि के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। दूसरा जो आधार है काल विभाजन का, उसमें प्रवृत्ति के आधार पर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और हिंदी साहित्य के इतिहास में माना भी जाता है कि मूल प्रवृत्ति को आधार मान करके काल विभाजन किया जाना चाहिए। प्रवृत्ति के आधार पर जो काल विभाजन किए गए हैं उनमें से कुछ उदाहरण हैं भक्ति काल, रीति काल, संत काव्य, सूफी काव्य। तीसरा जो आधार हिंदी साहित्य में लिया जाता है काल विभाजन का, वह है विकास के आधार पर। विकास से तात्पर्य यहाँ यह है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो निरंतर गति पकड़ता है, प्रारंभ से लेकर के आगे तक बढ़ता चला जाता है, उसके आधार पर इन कालखंडों का नामकरण किया जाता है। जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इस तरह के नाम हैं जिनसे हमें विकासवादिता का पता चलता है। चौथा जो आधार माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का, वो घटनाओं के आधार पर है कि प्रसिद्ध घटनाएं या प्रसिद्ध धाराएं जिन्होंने पूरे कालखंड को प्रभावित किया हो, उनके आधार पर भी नामकरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे राष्ट्रीय धारा, स्वच्छंदतावाद, स्वातंत्र्योत्तर काल, ये इस प्रकार की घटनाएं या धाराएं हैं जिनसे पूरा साहित्य, पूरा हिंदी का जो लेखन है वो प्रभावित हुआ है। उनके आधार पर भी काल विभाजन हमें मिलता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो काल विभाजन के ये प्रमुख प्रकार हैं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विवेकानुसार कालों का विभाजन किया है। हमें सुविधाजनक यह रहेगा कि हम एक बार अच्छे से अपने दिमाग में इन सब चीज़ों को रखें, जिससे हमें यह ज्ञात रहे कि किस विद्वान ने, किस लेखक ने कौन से आधार को मान करके काल विभाजन किया है।
काल विभाजन करते समय क्या विशेषता होनी चाहिए, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण आधार होने चाहिए जिन्हें लेकर के साहित्यकार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे, तो उस पर विचार करते हुए यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताना चाह रहा हूँ। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। मान लीजिए एक साहित्य के जो इतिहास लेखक हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करना चाहते हैं, तो सबसे मानक जो बात मानी गई है वह यह है कि वो उस पूरे कालखंड में उन साहित्यिक वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को पहचाने जो एक समान है, और उस समानता के आधार पर ही उस काल का विभाजन और नामकरण होना चाहिए। कालखंडों का यथासंभव मूल चेतना, प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर ही विभाजन करना चाहिए। यानी कि इतिहास लेखक सर्वप्रथम यह देखे कि कौन से समय में कौन सी मूल चेतना प्रभावी रही है जिसने पूरे साहित्य को प्रभावित किया है, पूरे समाज को प्रभावित किया है, तो उतने उस कालखंड का विभाजन करके उस मूल चेतना के आधार पर ही उसका नामकरण किया जाना चाहिए। कालखंडों या युगों का जो सीमांकन है वह मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए। काल विभाजन करते समय यह भी ध्यान रखने योग्य बात रहती है साहित्यकार के सामने, इतिहासकार के सामने, कि जो मूल प्रवृत्ति है वह कब से उभर के सामने आती है, कब प्रारंभ होती है और कब उसका वह अवसान की तरफ चली जाती है। इस सीमा का भी निर्धारण अच्छे से करते हुए उन्हें काल को सीमाओं में बांधना चाहिए। कालखंड की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। अब एक बात यह भी आके रुकती है कि जो मूल प्रवृत्ति है उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो यह निर्धारण करने के लिए हमें उस काल में लिखे गए प्रमुख ग्रंथों को आधार मानना चाहिए जो कि सहज उपलब्ध हों और जिन पर विचार करते हुए प्रवृत्ति का निर्धारण किया जा सके। ये कुछ बिंदु हैं जो एक साहित्य के इतिहास लेखक के सामने होते हैं, जिनको आधार मान करके वह हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करता है। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार से काल विभाजन का कार्य किया है। इससे पिछला व्याख्यान जो हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और इतिहास दर्शन में मैंने बताया था कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है वह गार्सा द तासी, जो फ्रेंच विद्वान हैं, उनके द्वारा प्रारंभ होती है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दैला लितरेता व्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। एक बार फिर हम दोबारा से देखते हैं कि उन विद्वानों ने किस प्रकार काल विभाजन का प्रयास किया है। तो प्रारंभ करते हैं गार्सा द तासी से। गार्सा द तासी और शिव सिंह सेंगर, ये दो प्रारंभिक हिंदी के साहित्य के इतिहास लेखक हैं। इन दोनों ने ही काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। वर्णानुक्रम और कालानुक्रम पद्धति से इन्होंने कवियों और लेखकों के परिचय प्रस्तुत किए हैं, लेकिन प्रवृत्ति के आधार पर या किसी भी आधार पर इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का जो सर्वप्रथम प्रयास है वह हमें मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, जो उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक में, हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 11 अध्यायों में विभक्त करने का पहली बार प्रयास किया। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है, इस तरह से इन्होंने इसकी व्यवस्था की। साहित्यकारों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया। इनके यहाँ जो साहित्यकारों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया थी वह काल क्रम को आधार मानकर की गई है। काल अब पहला प्रयास ही है, अवश्य है, लेकिन सही मायनों में यदि देखा जाए तो यह कालखंडों का ना तो विभाजन है पूर्णतः और ना ही उन पर प्रधान प्रवृत्ति का विचार करके कोई विभाजन का आधार रखा गया है।
केवल अध्यायों में इन्होंने विभक्त कर दिया है और 11 अध्यायों में पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को बांट करके उसका विवेचन किया है। काल विभाजन में इनके वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या भी बहुत अधिक है और इसे पूरी तरह से काल विभाजन माना भी नहीं जा सकता। हाँ, किंतु इतना कह सकते हैं कि यह पहला एक प्रयास अवश्य है। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन के रूप में एक अच्छा योगदान देखने को हमें मिलता है कि पहली बार इन्होंने व्यवस्थित रूप से काल विभाजन करने का प्रयास किया और 1913 में जो मिस्र बंधु विनोद के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ, उसमें इन्होंने पहली बार काल विभाजन किया और उस काल विभाजन को व्यवस्थित रूप में हम इस प्रकार देख सकते हैं। इन्होंने 5 कालों में पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। उसमें से सबसे पहला जो काल है वह आरंभिक काल है। पहले काल को इन्होंने आरंभिक काल नाम दिया और उसे 2 भागों में बांटा है। पहला है पूर्वारंभिक काल, जो कि इनका मानना है कि 700 विक्रम संवत से लेकर के 1343 विक्रम संवत तक इसकी सीमा फैली हुई है। आरंभिक काल का ही दूसरा भेद है उत्तर आरंभिक काल। यह 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक इन्होंने माना है। यानी कि पूरे आरंभिक काल की सीमा यदि तय की जाए तो वह 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक है। इस आरंभिक काल के 2 भाग इन्होंने कर दिए हैं, पूर्वारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। मिस्र बंधुओं का दूसरा जो काल विभाजन है वह है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल की जो समय सीमा है उसका निर्धारण ये 1445 विक्रम संवत से लेकर 1560 विक्रम संवत तक करते हैं और प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा ये 1561 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक निर्धारित करते हैं। मिस्र बंधुओं ने तीसरा काल विभाजन करते हुए तीसरे कालखंड को अलंकृत काल कहा है। यहाँ पर इन्होंने एक अलग नाम देने का प्रयास भी किया है, क्योंकि जो पहले जो 2 कालखंडों के नामकरण हैं वो आरंभिक काल और माध्यमिक काल विकासवादिता के आधार पर हैं और यहाँ तीसरा जो कालखंड है यह प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने नामकरण किया है। अलंकृत काल को भी ये 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला पूर्वालंकृत काल और दूसरा उत्तरालंकृत काल। अलंकृत काल से जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि अलंकारों की प्रधानता होने के कारण इन्होंने अलंकृत काल कहना इसे उपयुक्त समझा है। पूर्वालंकृत काल की जो समय सीमा है उसका निर्धारण करते हुए ये 1681 विक्रम से 1790 विक्रम संवत तक मानते हैं और उत्तरालंकृत काल की समय सीमा 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक तय करते हैं। अगला काल निर्धारण करते हुए चौथे काल को ये परिवर्तन काल कहते हैं और 5वां काल है इनका वर्तमान काल। परिवर्तन काल की समय सीमा इन्होंने 1890 से 1925 विक्रम संवत तय की है और वर्तमान काल में ये 1926 विक्रम संवत से आगे तक की रचनाएं समाहित करते हैं। इस प्रकार मिस्र बंधुओं ने कुल 5 कालखंडों में पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को समेटने का प्रयास किया है। इस काल विभाजन और नामकरण में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे सामने निकल कर के आते हैं उन पर हम विचार कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कालखंडों के नामकरण में कोई एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई है। जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि कुछ कालखंडों को तो आरंभिक काल, माध्यमिक काल, वर्तमान काल, विकासवादिता के आधार पर नाम दे दिए हैं और एक जो तीसरा जो कालखंड का विभाजन किया उसे प्रधान प्रवृत्ति या आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने अलंकृत काल नाम दिया है। तो एक जैसी पद्धति इन्होंने सभी कालों के नामकरण में नहीं अपनाई, अलग अलग प्रकार से जैसे इनको उचित लगा है उस हिसाब से इन्होंने लिख दिया है। काल विभाजन का भी कोई स्पष्ट आधार इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया कि ये क्यों इतने कालखंडों में विभाजित कर रहे हैं
और किस प्रकार से इन्होंने समय सीमा निर्धारित की है, इसके पीछे कोई तर्क इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। अगला जो बिंदु है जो इस काल विभाजन की ओर हमारा ध्यान खींचता है वह यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ इन्होंने 700 विक्रम संवत से यानी कि 643 ईस्वी के आसपास से माना है। यह सीमा निर्धारित करने के पीछे इनके क्या तर्क हैं ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किए, लेकिन हिंदी साहित्य के अधिकांश विद्वान इस सीमा को बहुत ही आगे पहुंचा कर देखा जाना मानते हैं, क्योंकि हिंदी का जो साहित्य लिखा गया है वह 9वीं शताब्दी के अंत और 1000 शताब्दी के आसपास से देखने को मिलता है। 700 विक्रम संवत में पहुंच जाना, इसका तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपभ्रंश की बहुत सारी रचनाओं को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में समेट लिया है, जो कि समय सीमाओं के बहुत बड़े अतिक्रमण को भी दिखाता है। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है परिवर्तन काल नामकरण बड़ा ही असंगत है, क्योंकि परिवर्तन तो लगभग सभी कालों में या सभी समयों पर हिंदी साहित्य के इतिहास में होता रहता है। किसी एक काल को परिवर्तन काल के नाम से कह देना बहुत ही उचित नहीं है। एक तथ्य यह भी निकल कर के आता है कि जो काल विभाजन है उस काल विभाजन में जो कालखंड बांटे हैं वो बहुत अधिक संख्या में अधिक हैं, और उनमें भी फिर आगे और आंतरिक विभाजन कर दिए हैं जो कि पढ़ने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा सुविधाजनक भी नहीं है। मिस्र बंधुओं के इस काल विभाजन के पश्चात यदि हम कोई आधार मान करके चलें और देखें कि हिंदी साहित्य में किस प्रकार के इतिहास के लेखन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, तो उस पर विचार करते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन बिंदुओं को जो अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित रहे हैं उन सब पर विचार करने के पश्चात अपना मत प्रस्तुत करते हैं और उन काल विभाजनों की न्यूनताओं को ध्यान में रखते हुए अपने विचार रखते हैं। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां आचार्य शुक्ल की इस ओर इशारा करती हैं कि हर किसी वृत्त चरित्र को या संग्रह मात्र को इतिहास नहीं कहा जा सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के पीछे कोई सुस्पष्ट आधार होना चाहिए और उस आधार को लेकर ही उसे व्यवस्थित रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चाहिए, और यह व्यवस्था ही सही मायनों में हिंदी साहित्य का इतिहास कहला सकती है। अब तक जो प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने किए, उन प्रयासों को आचार्य शुक्ल सही नहीं मानते और उस पर आगे विचार करते हैं। तो यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण पर एक सुस्पष्ट और बड़ा ही चिंतन करने के पश्चात जो विचार जो निकल के आता है वह हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में 1929 में देखने को मिलता है। इस पर हम विचार करते हैं कि आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार काल विभाजन किए, क्या आधार माने हैं। उन पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखते हैं, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम आता है और बाद में फिर पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होता है। काल विभाजन में इन्होंने दो पद्धतियों को प्रधान रूप से आधार माना है। इनमें सबसे पहली है प्रधान प्रवृत्ति और दूसरी है ग्रंथों की प्रसिद्धि। यानी दो बातें इनके लिए बड़ी महत्व रखती हैं। एक तो जिस कालखंड में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को रखा है या बांटा है, उसकी प्रधान मूल धारा क्या है, उस साहित्य की चेतना प्रवृत्ति किस प्रकार की है, उसके आधार पर उस कालखंड का नामकरण किया है और वह चेतना, वह प्रवृत्ति कब से कब तक प्रभावी रहती है, उसी के आधार पर उन्होंने समय का निर्धारण किया है। और दूसरी जो बात इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में देखने को मिलती है वह है ग्रंथों की प्रसिद्धि।
तो जिन रचनाओं को इन्होंने आधार माना है वो रचनाएं कितनी प्रसिद्ध हैं, कितने समाज को प्रभावित करती हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने कितना प्रभावित किया है। इन दो बिंदुओं को आधार मान करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। जिस कालखंड में एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली उसे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया। कितनी मात्रा में रचनाएं लिखी गई हैं उससे यह तय हुआ कि प्रधान प्रवृत्ति क्या है। प्रधान प्रवृत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को ही आधार बनाया गया है। यह आचार्य शुक्ल की विशेषता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए दोहरा नामकरण भी प्रस्तुत किया है। दोहरा नामकरण से तात्पर्य यहाँ के एक कालखंड के दो समान नाम देने का प्रयास किया है उन्होंने, और उनका जो काल विभाजन है वह किस प्रकार का है इस पर विचार करते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। पहले कालखंड का नामकरण उन्होंने वीर गाथा काल किया है। वीर गाथा काल जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। दूसरे कालखंड का नाम उन्होंने पूर्व मध्य काल या दूसरा नाम देते हैं उसको भक्ति काल, यह किया है। तीसरा जो कालखंड है उसमें उन्होंने उत्तर मध्य काल कहा है जिसे रीति काल भी कहा है, और चौथे कालखंड को वो गद्य काल कहना चाहते हैं जिसे आधुनिक काल भी कहा जाता है। ये 4 कालखंडों में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांट दिया है। पहला कालखंड वीरगाथा काल जो कि विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम तक फैला हुआ है। दूसरा जो काल है भक्ति काल, इसकी समय सीमा निर्धारित करते हुए उन्होंने 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक निर्धारित की है। तीसरे काल का नामकरण उन्होंने रीति काल किया और रीति काल की समय सीमा 1700 विक्रम से 1900 विक्रम संवत तक की है। और चौथे कालखंड का नाम गद्य काल करते हैं जिसमें उन्होंने समय सीमा 1900 विक्रम संवत से 1984 तक, जहाँ तक उनका हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है वहाँ तक इन्होंने इसकी सीमा निर्धारित की है। इस प्रकार उन्होंने 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। शुक्ल के इस काल विभाजन और नामकरण पर बहुत सारी सहमति और असहमतियां भी हैं, किंतु यदि देखा जाए तो विशेषता यह निकल के आती है कि यह पहली बार एक व्यवस्थित रूप से प्रवृत्ति को आधार मान करके किया गया काल विभाजन है, जिसमें समय सीमा का भी बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है कि कौन सी प्रवृत्ति कहाँ तक फैली है और कहाँ आकर वह समाप्त हो जाती है, वहीं से अगले काल का निर्धारण किया है। इस काल विभाजन के मूल में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण रही हैं उन पर हम विचार कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो निकल कर के आती है वह है उनका पहला काल विभाजन और कालखंड का जो नामकरण है उस पर। आचार्य शुक्ल पहले कालखंड को वीर गाथा काल कहना चाहते हैं। उनका इसके पीछे तर्क है कि इस काल में वीरता की प्रवृत्ति बहुत प्रधान है और वीरतापरक काव्य लिखे गए हैं, इसलिए इसे वीर गाथा काल कहा जाना उचित होगा। दूसरी बात जो निकल के आती है वह है आचार्य शुक्ल पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल तथा आधुनिक काल को गद्य काल कहे जाने के पक्ष में है। उनके अनुसार वीरगाथा काल में वीरता की, भक्ति काल में भक्ति की और रीति काल में रीति तत्व निरूपण की और आधुनिक काल में गद्य की प्रचुरता है। इन सब प्रधान प्रवृत्तियों को आधार मान करके ही उन्होंने कालखंडों का नामकरण किया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में अगला बिंदु हम देखेंगे, शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीरगाथा काल के नाम पर है। इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन व अप्रामाणिक है। सबसे बड़ी बात जो विवाद का विषय बन करके आचार्य शुक्ल के इतिहास पर उठती है वह यह रही कि वीरगाथा काल नामकरण विद्वानों को इस काल का ठीक नहीं लगा, क्योंकि जिन पुस्तकों को आधार मानकर इस कालखंड में वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान बताते हैं आचार्य शुक्ल, उन
ग्रंथों को अधिकांश विद्वानों ने अप्रामाणिक और आधारहीन माना है, और वास्तविकता यह भी रही कि उनमें से बहुत सारे ग्रंथ या तो प्राप्त नहीं हो सके, प्राप्त हुए तो उनकी सामग्री प्रामाणिक नहीं मानी गई है। आगे चल करके आचार्य शुक्ल भी इस मत पर विचार करते हैं और उन्हें भी लगता है कि इस युग की जो सामग्री है वह आधारहीन है। इस प्रकार उन्होंने काल विभाजन किया है। अगला जो काल विभाजन है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा प्रयास किया गया और जो कि काफ़ी चर्चा में रहा। इस पर भी हम विचार कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है, उसमें इस प्रकार काल विभाजन किया है। उन्होंने पहले काल का नामकरण संधि काल किया और इस संधि काल में 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत का समय रखते हैं। यानी कि देखा जाए तो इन्होंने जो 5 कालखंडों में बांटा है उसमें सबसे ऊपर एक संधि काल और बढ़ा दिया है आचार्य शुक्ल से। आचार्य शुक्ल 1000 विक्रम संवत से समय सीमा निर्धारित करते हैं। इन्होंने 1000 से और पीछे जाकर के 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक एक संधि काल और बढ़ा दिया है। और संधि से कहने का तात्पर्य इनका यह है कि यह अपभ्रंश से हिंदी को जोड़ने का समय है। जो भाषाओं के विकास की प्रक्रिया मैंने एक व्याख्यान में बताई थी, उसमें हम समझ सकते हैं कि कैसे अपभ्रंश से हिंदी टूटती है और अलग होती है। तो उस समय के साहित्य को भी राम कुमार वर्मा हिंदी में स्थान देना चाहते हैं और इसे संधि काल कहना चाहते हैं। उनका जो दूसरा काल विभाजन है वह चारण काल के नाम से है, जिसे वो 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक विस्तार देते हैं। तीसरा जो काल विभाजन करते हुए नामकरण किया है उन्होंने, वो वह भक्ति काल है। इसमें कोई संशय नहीं है, यह आचार्य शुक्ल के द्वारा भी किया गया है। 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। और चौथा काल भी आचार्य शुक्ल की तरह ही रीति काल उन्होंने कहा है, 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। और पांचवा, जिसे वो आधुनिक काल कहना चाहते हैं, 1900 विक्रम संवत से वर्तमान तक माना जाता है। इस प्रकार इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को, इस काल पूरे समय को 5 भागों में बांट दिया है। और यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो आचार्य शुक्ल से अलग जो विशेषता दिखती है वह यह निकल के आती है कि उनसे अलग इन्होंने एक संधि काल और बढ़ा दिया है और जो समय है उसे 750 विक्रम संवत से प्रारंभ किया है। संधि काल में इन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया है। चारण काल और शुक्ल जी के वीर गाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। जिस प्रकार शुक्ल जी ने वीरता को प्रधान प्रवृत्ति मान करके वीरगाथा काल नामकरण किया है, वैसे ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लेखकों के आधार पर, रचनाकारों के आधार पर इसे चारण काल कहा है। शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं, जबकि डॉक्टर वर्मा ने रचनाकार के आधार पर कर दिया। केवल इतना सा एक अंतर यहाँ चारण काल के नामकरण पर दिखता है। काल विभाजन पर आगे हम विचार करें तो इसके पश्चात हमारे सामने एक नाम और बड़ा उभर के आता है, वह है गणपति चंद्र गुप्त का। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। सर्वप्रथम ये माना जाता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त वैज्ञानिक तरीके से इतिहास लेखन का काम करते हैं। उन्होंने काल विभाजन में भी वैज्ञानिक या तर्कपुष्टता को उचित आधार माना है। 1965 में इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा और उसमें इन्होंने इस प्रकार काल विभाजन किया है, जो आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। 3 कालखंडों में ये पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटते हैं। पहला प्रारंभिक काल, जो कि 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। मैं यहाँ यह बात भी ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि अब तक के जो काल विभाजन थे उसमें समय की गणना के लिए विक्रम संवत का प्रयोग किया गया था, यहाँ ईसवी सन का प्रयोग किया जा रहा है। तो विद्यार्थी एक स्पष्ट हो जाए इस बात में
कि विक्रम संवत ईस्वी से भी 57 वर्ष पहले प्रारंभ हो चुका था। यानी कि यदि हमें विक्रम संवत में से ईस्वी सन निकालना हो तो विक्रम संवत में से 57 साल हमें कम करने होंगे। यह एक तरीका है। और ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ गणनाएं ईस्वी सन में हो रही हैं और कहाँ विक्रम संवत में हो रही हैं। तो यहाँ जो काल विभाजन और समय का निर्धारण है वह ईस्वी सन में है। तो पहला काल विभाजन जो गणपति चंद्रगुप्त ने किया है वह है प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दूसरा कालखंड जो इन्होंने बांटा है वह है मध्यकाल, और इस मध्यकाल के दो भाग इन्होंने किए हैं। पहला है पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, और दूसरा है उत्तर मध्यकाल जो कि 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक फैला हुआ इन्होंने माना है। तीसरा जो कालखंड है जिसका नामकरण इन्होंने आधुनिक काल कहा है वह 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक इन्होंने माना है। आगे ये वैज्ञानिक आधार देते हुए इन कालखंडों की कुछ विशेषताएं भी बताते हैं। यहाँ मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 1965 में इन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लिखा, और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल और मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है यह भी आगे भेद किया। पहला इन्होंने माना धर्माश्रित काव्य, दूसरा राज्याश्रित काव्य और तीसरा लोकाश्रित काव्य। 3 प्रकार के काव्य की पुष्टि ये करते हैं कि इन कालखंडों में मिलता है। प्रारंभिक काल में धर्माश्रित काव्य को 2 तरीके से ये बांट देते हैं, धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। और जो मध्यकाल में इन्होंने राज्याश्रित काव्य का जो भेद किया है उसे अगर हम देखें तो उस मध्यकाल में भी इन्होंने 3 प्रकार के भाग बांटते हुए, पहला धर्माश्रित काव्य में ये कहते हैं एक संत काव्य परंपरा, पौराणिक गीति परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति काव्य परंपरा। ये 4 प्रकार की जो परंपराएं हैं ये धर्माश्रित काव्य में के रूप में विकसित होती हैं। और राज्याश्रित काव्य के रूप में ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा और शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, ये राज्याश्रित काव्य के रूप में विकसित होती हैं। और लोकाश्रित काव्य जो जनता का काव्य था, जनता के बीच में रह करके जो साहित्यकार रचनाकार इसे लिख रहे थे, उसमें ये 2 धाराओं को या 2 परंपराओं को मानते हैं, रोमांसिक कथा परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। इस प्रकार गणपति चंद्रगुप्त 3 प्रकार के काव्य की विवेचना हमारे सामने करते हैं। आगे इस पर हम विचार करें तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग कालखंडों के अलग अलग नाम दिए हैं जो हमारी जानकारी के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। और प्रश्न यदि आता है तो उसमें हमें निश्चित रूप से हमें यह भी बताना चाहिए कि किन किन विद्वानों ने कौन कौन से कालखंडों के क्या अलग नामकरण किए हैं। तो सबसे पहला जो कालखंड है आदिकाल, उस आदिकाल के क्या क्या कौन कौन से नामकरण किए हैं उस पर हम विचार करें तो वीरगाथा काल, जैसा पहले बता चुका हूँ मैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा नाम देते हैं आदिकाल को। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। और आदिकाल का जो नामकरण है वह आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृतायन ने आदिकाल का नामकरण किया है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। इस प्रकार आदिकाल के ये प्रमुख नामकरण हैं। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल ही कहा है और अधिकांश विद्वानों ने इसे भक्ति काल ही माना है। उत्तर मध्य काल जिसे रीति काल भी कहा जाता है, इसके भी नामकरण में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों ने इसे रीति काल, कुछ विद्वानों ने अलंकृत काल, अन्य ने श्रृंगार काल और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहने का प्रयास किया है। आधुनिक काल को भी आचार्य शुक्ल ने गद्य काल कहा है और कुछ विद्वान इसे वर्तमान काल कहना चाहते हैं। इस प्रकार यह काल आदिकाल के अन्य नामकरण हैं जो अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं। अब हम यदि मोटे तौर पर देखें तो हमारे सामने जो स्थिति बनकर आती है
वह यह निकल के आती है कि 4 कालखंड हैं और चारों के लगभग ये सर्वमान्य रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, दूसरा भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, तीसरा रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी और चौथा आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित तरीके से पढ़ने और समझने के लिए हमें ये 4 कालखंड अच्छे से जानने होंगे, पढ़ने होंगे, इनकी प्रवृत्तियों को, युगीन परिस्थितियों को, इनके साहित्यकारों को, साहित्य लेखन को और भाषा को बहुत अच्छे से गहराई से समझने के बाद ही हम हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख जो ग्रंथ हैं ये मैं पिछले व्याख्यान में बता चुका था। उनके यहाँ नाम और उनकी विशेषताएं एक बार पुनः आपके सामने हैं। इन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने बहुत अच्छे से इन्हें समझाया भी है। कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके साहित्यकार हैं जिन्होंने ये प्रस्तुत की हैं। आज के व्याख्यान के लिए इतना ही। धन्यवाद।